बिहार की राजनीति में जिस नेता को सोशल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा जादूगर माना जाता है, क्या आज उसी नेता के अपने संगठन से उनका सबसे मजबूत किला ही गायब हो चुका है? क्या नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के भीतर पर्दे के पीछे कोई ऐसा बड़ा पावर गेम चल रहा है जिसने मुख्यमंत्री की मर्जी के बिना ही पार्टी का पूरा चेहरा बदल दिया है? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस लव कुश यानी कुर्मी और कोयरी समाज के भरोसे नीतीश कुमार ने पिछले 2 दशकों से बिहार की सत्ता पर एक छत्र राज किया, उसी समाज का एक भी चेहरा पार्टी की नई रीढ़ यानी प्रवक्ताओं की लिस्ट में शामिल ही नहीं। आज हम केवल एक सरकारी लिस्ट की बात नहीं करेंगे, बल्कि जेडीयू के नए संगठन के भीतर मचे उस अंदरूनी घमासान का गहरा विश्लेषण करेंगे जिसने राजनीतिक गलियारों में ये बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या इस पूरी सूची पर नीतीश कुमार की वो पुरानी छाप बची भी है या नहीं? आखिर प्रवक्ताओं की इस नए चयन में कौन किस पर भारी पड़ रहा है? कौन से रसूदार चेहरे बैक सीट ड्राइविंग कर रहे हैं और इस नए सियासी समीकरण का राजनीति पर क्या बड़ा असर होने वाला है? वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज जो कड़वा सच सामने आएगा जो बिहार की सियासत की पूरी दिशा बदलने की ताकत रखता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भाई बहन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदीदा त्रिपाठी। पार्टी का पक्ष रखने, सरकार का बचाव करने और विरोधी दलों के हमलों का करारा जवाब देने के लिए जो नई टीम बनाई गई है, उसकी कमान एक बार फिर मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के हाथों में सौंपी गई है। उनके साथ इस लिस्ट में निहोरा प्रसाद यादव, भारती मेहता, नवल शर्मा, अभिषेक झा, शंभू शरण सिंह, अनुप्रिया यादव, चंदन कुमार सिंह और पूजा शर्मा को शामिल किया गया। अब जरा इस लिस्ट का गहरा सामाजिक और जातिगत पोस्टमार्टम करते हैं। किस वर्ग को कितना वजन मिला है? इस नई सूची में सबसे बड़ा झुकाव सवर्ण जातियों की तरफ दिखाई दे रहा है। भूमियार समाज से नीरज कुमार, नवल शर्मा और शंभू शरण सिंह समेत कुल 3 चेहरे शामिल किए गए। ब्राह्मण समाज से अभिषेक झा और राजपूत समाज से चंदन कुमार सिंह को जगह मिली, यानी सवर्णों का दबदबा इस लिस्ट में साफ तौर पर देखा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ यादव समाज से 2 चेहरे निहोरा प्रसाद यादव और अनुप्रिया यादव को शामिल किया गया। इसके अलावा अति पिछड़ा वर्ग से भारती मेहता और क्रिश्चियन समुदाय से पूजा शर्मा को इस टीम का हिस्सा बनाया गया। पहली नजर में ये लिस्ट काफी कड़क और मजबूत दिख सकती है, लेकिन जैसे ही आप उन चेहरों की तरफ देखेंगे तो इस बार जो नदारद है उनके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे चौंकाने वाले और रहस्यमयी मोड़ पर। बिहार की राजनीति को समझने वाला बच्चा जानता है कि जेडीयू की असली ताकत, उसका कोर वोट बैंक क्या रहा। वो है लव कुश समीकरण। लेकिन इस नई सूची को देखने के बाद विश्लेषकों का साफ मानना है कि पार्टी के सबसे मजबूत आधार को ही इस बार पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया है। लव कुश समाज से एक भी नेता को प्रवक्ता न बनाकर पार्टी आखिर जमीनी कैडर को क्या संदेश देना चाहती है? क्या पार्टी के भीतर किसी खास गुट और विशेष व्यक्ति का प्रभाव इतना बढ़ चुका है कि वो नीतीश कुमार की सबसे भरोसेमंद सोशल इंजीनियरिंग के मॉडल को ही ओवर रूल कर रहा है? विवाद सिर्फ यही खत्म नहीं होता। बिहार की आबादी में लगभग 16% की हिस्सेदारी रखने वाले मुस्लिम समुदाय से इस बार एक भी चेहरे को प्रवक्ता ही नहीं बनाया गया। यही हाल दलित वर्ग के साथ भी हुआ है, जिनकी आबादी हालिया आंकड़ों के मुताबिक बढ़कर लगभग 18% तक तो पहुंच गई है। लेकिन इस बेहद निर्णायक वर्ग से किसी को इस नई टीम में प्रतिनिधित्व नहीं मिला। इसके पहले के संगठन में मुस्लिम और दलित वर्ग की मौजूदगी बहुत ही मजबूत और असरदार मानी जाती थी। दलित समाज से हेमराज और महेश दास जैसे कद्दावर चेहरे पार्टी की बात रखते थे, तो मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व अकबर अली और अंजुम आरा जैसी मजबूत आवाजें कर रही थी। वही लव समीकरण को संतुलित करने की जिम्मेदारी जितेंद्र पटेल संभाल रहे थे। लेकिन इस बार ये पांचों के पांचों नाम लिस्ट से पूरी तरह नदारद हैं। यहाँ तक कि कायस्थ जाति से जहाँ पहले परिमल पार्टी का चेहरा हुआ करता था, इस बार 0 प्रतिनिधित्व है। इस पूरे बदलाव को अगर बिहार के बदलते राजनीतिक समीकरण के चश्मे से देखा जाए तो पर्दे के पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प हो जाती है। राजनीतिक विश्लेषकों के हलकों में चर्चा बहुत तेज है। इस नई सूची के पीछे नीतीश कुमार का वो पुराना सुशासन और सोशल इंजीनियरिंग का इफेक्ट पूरी तरह गायब है। सवाल ये उठ रहा है, क्या जेडीयू के भीतर अब फैसले नीतीश कुमार की पुरानी शैली के मुताबिक नहीं हो रहे? क्या पार्टी के भीतर कोई ऐसा नया पावर सेंटर उभर चुका है जो सवर्ण और एक खास वर्ग के तुष्टीकरण में जुट गया है? भले इसके पार्टी के अपने कोर वोट बैंक को ही दांव पर क्यों ना लगाना पड़े। जब आप अपने सबसे वफादार आधार यानी लव कुश, दलित और अकलियत को मुख्य धारा से पीछे धकेल देते हैं, तो विरोधी खेमे को एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक फायदा मिल जाता है। आरजेडी और बाकी विपक्षी दल पहले से ही जेडीयू पर आरोप लगाते रहे कि पार्टी अब अपने पुराने सिद्धांतों से समझौता कर चुकी है। ऐसे में इस नई सूची का आना उन आरोपों को जमीन पर और ज्यादा हवा देने का काम करेगा। ये सिचुएशन बताती है कि आने वाले समय में जब ये नई टीम टीवी चैनलों और जनता के बीच आएगी तो उन्हें सिर्फ सरकार की योजनाओं का बखान नहीं करना होगा, बल्कि खुद
अपनी ही पार्टी के भीतर उठ रहे इन तीखे और जायज सवालों का भी सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जेडीयू के इस नए सांगठनिक बदलाव, लव कुश समीकरण की अनदेखी और मुस्लिम दलित चेहरों की इस तरह नदारत होने के पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि इस नई सूची को बनाने में नीतीश कुमार के ऊपर किसी खास गुट का भारी दबाव काम कर रहा था? क्या अपने कोर वोट बैंक को प्रवक्ताओं की लिस्ट से बाहर रखना आने वाले चुनावों में जेडीयू के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है? या फिर आपको लगता है ये पार्टी का कोई नया और गुप्त प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है, जो भविष्य में कोई नया समीकरण खड़ा करेगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं, क्योंकि आपकी राय ही इस लोकतंत्र की असली ताकत है। नमस्कार।